नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज की घटना थोड़ी पुरानी है। प्रदेश वही अपना उत्तर प्रदेश, जिला अमरोहा, कस्बा गजरौला। गजरौला कोतवाली क्षेत्र में 25 जून 2023 को इतवार का दिन था। शाम को कई फोन थानाध्यक्ष के पास आए और एक फोन तो जो एसपी थे वहां के उस समय श्री लांगे, उनके पास भी, आदित्य लांगे के पास भी आया कि गांव के घर में डकैती हुई है और एक महिला को डकैतों ने गोली मार दी। महिला की मौके पर मौत हो गई है। पुलिस माय लाव लश्कर के गांव में पहुंची। जैसे ही घर में घुसी, देखा एक नव यौवना 20-22 साल, जिसकी उम्र रही होगी 22-24 साल, उसके सिर पर गोली लगी थी। भेजा बाहर हो गया था, मौके पर ही मारी गई थी, यानी मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। और सारे घर का सामान बिखरा पड़ा था। सारी अलमारियां खुली हुई थीं। अलमारियों से जेवर के डिब्बे निकाले गए थे जो खाली थे। पूरा गांव, पूरा मोहल्ला इकट्ठा था। मौके पर मौजूद सास राधिका, उसने बताया कि घर पर कोई नहीं था। इस महिला का पति अमित अपनी दादी को लेके गांव चला गया था। उनके पिता यानी राधिका के पति नरेंद्र अपनी दुकान पर चले गए थे और घर में दूसरा कोई नहीं था। मैं भी कोई सामान लेने घर के बाहर चली गई थी। ऐसा लगता है कि बदमाश छत के रास्ते घर के भीतर घुसे। बहू या तो सो रही थी या जिस समय वो लूटपाट कर रहे होंगे उसकी नींद खुल गई और ऐसे में बहू को गोली मार दी बदमाशों ने। पुलिस ने कहा कि आपको इसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था। फिर भी पुलिस ने एम्बुलेंस बुलवाकर महिला को हॉस्पिटल भिजवाया, लेकिन हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ब्रॉड डेड बताया कि जिस समय लाई गई उस समय उसकी मृत्यु हो चुकी थी। पुलिस ने घटने पर आदित्य लांगे जो एसपी थे अमरोहा के, वो पहुंचे। फॉरेंसिक टीम पहुंची, एसओजी पहुंची, सर्विलांस टीम पहुंची। सब लोगों ने वहां मौके पर जितने साक्ष्य इकट्ठा हो सकते थे वो साक्ष्य इकट्ठा किए। पुलिस को भी प्राइमा फेसी ऐसा लग रहा था कि लूट के लिए या डकैती के लिए ये अपराध हुआ है। बाकी लोगों से भी जानकारी की गई तो पता लगा कि ससुर नरेंद्र नियमित रूप से सवेरे 9 बजे के आसपास अपने दुकान के लिए चले जाते हैं। मृतक महिला का नाम कोमल था, उम्र 26 साल थी और उसके पति अमित अपनी दादी को लेकर गांव गए थे। सास राधिका घर का कोई सामान लेने बाजार गई थी और यह बताया गया कि कोमल घर में अकेली थी। सास की भी इस बीच में पुलिस के सामने ही, जब वो काफी रो पीट रही थी, उसी समय बेहोश होकर गिर गई। सिर में चोट लग गई, उसे अस्पताल ले जाया गया, अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसके बाद उसे सेलाइन वाटर चढ़ाया जाने लगा। कोमल की हत्या के बाद ससुराल वालों के बाद मौके पर सब उसके मायके वाले भी आ गए थे। उसका मायका भी सादात
थाना क्षेत्र के खंडशाल कला गांव का उसका मायका था। उसकी माँ गीता चौधरी वो भी मौके पर आ गई। उसकी मृतका के और रिश्तेदार मौके पर आ गए। तो पुलिस ने उनका भी बयान लेना उचित समझा। जब उनका बयान लेना शुरू किया तो माँ गीता चौधरी ने बताया कि उसकी इकलौती बेटी थी कोमल, जिसकी शादी 23 नवंबर 2021 को नरेंद्र सिंह के बेटे अमित से की गई थी। शादी में बहुत दान दहेज भी दिया गया था। लड़की पढ़ाई में बहुत होशियार थी और आईलेट्स करने के बाद वो कनाडा जाने की तैयारी में थी। उसने अपना वीज़ा, अपने पासपोर्ट, इन सब का इंतज़ाम कर लिया था और उसे उम्मीद थी कि वो बहुत जल्दी सब कुछ क्लियर करके यहाँ से कनाडा चली जाएगी अपने पति को लेकर और वहीं पर सेटल हो जाएगी। ऐसा इसलिए भी कि अमित का बड़ा भाई भी विदेश में ही था और वहाँ पर वो अमित का बड़ा भाई अरुण 8 साल से न्यूजीलैंड में था और उसकी पत्नी अंकुर भी उसके साथ वहीं रहती थी। उसके बड़े बेटे यानी अरुण का कारों का बड़ा भारी धंधा था और बड़ा वर्कशॉप था। बड़ा भाई ये चाहता था कि अमित भी न्यूजीलैंड आ जाए। बयानों में बाद में पता लगा कि अमित से उसकी मां यानी सास राधिका बार बार ये कहती थी कि किसी तरह से इसको भी अपने पास वहीं न्यूजीलैंड बुला लो ताकि वहीं पर इसकी शादी कर दो। इस लड़की से जिससे इसकी शादी हुई है उससे इसका पीछा छूट जाए। कोमल की मां गीता ने आगे बताया कि कोमल का पति और उसकी सास अक्सर फोन करती थी और यह कहती थी कि आज इसने लड़ाई की है, इसे आप अपने घर ले जाइए। वो लोग दोनों मिलकर, पति और सास, मेरी बेटी को परेशान किया करते थे, कभी पैसे के लिए, कभी दूसरी वजहों से। गीता ने साफ कहा कि मैं मुकदमा लिखाऊंगी, ये किसी तरह से डकैती की बात नहीं हो सकती है। गांव में मैंने भी घूम के पता किया है, इसकी हत्या की गई है। उसने नामजद एफआईआर कराई। पति, ससुर और सास यानी राधिका, नरेंद्र और अमित के विरुद्ध नेम्ड एफआईआर कराई। सवाल यह था कि लड़की के घर वालों ने एफआईआर कराई, 304B का मुकदमा लिखा गया। 7 साल शादी के हुए नहीं थे, अननेचुरल डेथ थी, तो 304B के इंग्रेडिएंट के हिसाब से दहेज हत्या ही माना गया। अननेचुरल डेथ को दहेज हत्या माना गया और उसमें पति और सास ससुर को नेम्ड ही कराया था मृतका की मां ने। पर पुलिस के पास जब तक साक्ष्य न हो यह कहना बड़ा मुश्किल हो रहा था। गांव भी लगभग इस बात को पर यकीन कर रहा था कि जरूर डकैत घुसे होंगे, वरना बहू को गोली मारने का क्या तुक है। सामान सब बिखरा पड़ा था। घर के आसपास के तमाम सीसीटीवी फुटेज उन्होंने कलेक्ट किए। इसी बीच में उनका एक स्टोर अलग से बना हुआ था। स्टोर में तमाम जो खेती किसानी के सामान, उनके जो व्यापार था दुकान का, उससे संबंधित माल गोदाम जैसा था, उसमें सीसीटीवी लगी हुई थी। शायद इसलिए कि जिन लोगों को दुकान के, जिन नौकरों को, कर्मचारियों को सामान लेने के लिए भेजा जाता है वो सही सामान निकाल रहे हैं, उनमें कोई हेरा फेरी तो नहीं कर रहे हैं, इसको चेक करने के लिए वो सीसीटीवी लगाया गया था। पुलिस ने उस सीसीटीवी की घटना वाले समय की फुटेज की पड़ताल करनी शुरू की। घटना के एक दिन पहले यानी 24 जून 2023 की एक फुटेज में सास राधिका एक कट्टा अपने शलवार में खोसते हुए, फिर चलते हुए, फिर वापस आते हुए, फिर हाथ में लिए हुए दिखाई पड़ी। शायद वो इस बात की प्रैक्टिस कर रही थी
कि ये बाहर से दिखाई देता है कि नहीं देता कट्टा, कहाँ पर रखा जाए, गिर तो नहीं पड़ेगा, हाथ में ही लेके चला जाए। जैसे ही ये फुटेज पुलिस को मिली, पुलिस के भी कान खड़े हो गए। उस समय तक सास राधिका हॉस्पिटल में भर्ती थी। डॉक्टरों का कहना था कि ये शॉक में है, सलाइन वाटर चढ़ा रहे थे और जो सामान्य दवाइयाँ दी जाती हैं वो दी जा रही थी। लेकिन फुटेज देखने के बाद पुलिस ने राधिका को अपने कस्टडी में ले लिया, हॉस्पिटल से ही उसे कस्टडी में ले लिया, थाने पर ले आया गया और उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाई गई कि ये तुम्हारे हाथ में क्या है, ये तुम शलवार में पीछे बिल्कुल जैसे परफेक्ट बदमाश पीछे कट्टा लगाते हैं उस तरह से कट्टा लगा के टहल रही थी। इसको देखते ही उसके मुंह से जो वो बार बार भांति भांति के बयान दे रही थी, एकदम से मुंह में ताला लग गया। पुलिस ने कहा अब भी समय है, बता दो, वरना सही बात हमको पता है। हालांकि बहुत देर तक फिर वो बरगलाती रही कि वो खिलौने वाला है, वो फलाना है। मैं तो ये हुआ खिलौने वाला है तो घर में सबके सामने लगा के प्रैक्टिस करती, ये गोदाम में अकेले में। लेकिन वो फुटेज में बहुत साफ दिखाई दे रहा था कि 315 बोर का पूरा तमंचा है और उसको लगाने की कोशिश वो कर रही थी। बहरहाल पुलिस ने उसके साथ सख्ती शुरू की। महिला कांस्टेबल्स और महिला सब इंस्पेक्टर लगाई गई। अच्छी वाली पूछताछ भी हुई। थोड़ी देर बाद बात साफ हो गई और उसने ये बताया कि मैंने 10,000 रुपए में करीब 1.5 महीने पहले एक आदमी से ये देसी तमंचा खरीदा था और तमंचा इसीलिए खरीदा था कि मुझे हर हाल में अपनी बहू को मारना था। मैं अपनी बहू से इसलिए परेशान थी कि वो घर का कोई काम नहीं करती थी, दिन भर पढ़ती रहती थी और हमेशा कनाडा जाने की बात करती रहती थी। उस दिन भी मैंने अमित को उसकी दादी के साथ गांव भेज दिया। पति नरेंद्र दुकान में थे। मैं कोमल के सोने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही वो सोई, मैं कट्टा लगाकर वहां से स्टोर से पूरे घर की सीसीटीवी कैमरे ऑफ कर दिए, उनको प्लग से निकाल के स्विच उसका ऑफ कर दिया और नीचे वहां स्टोर में जहां छिपा कर रखा था वहां से कट्टा लगा कर ले आई। वो नींद में सो रही थी। उसके माथे पर तमंचा अपना यानी कट्टा सटाकर गोली मार दी। उसका भेजा बाहर आ गया। फिर सबसे पहला काम किया, उस तमंचे को अपने बाथरूम के नाले में उसे फेंक दिया। फिर जितने घर में जितनी अलमारियां थी सब खोली, जो गहने वाले बॉक्स थे उनको खाली किया, उन्हें ले जाके नीचे स्टोर रूम में छिपाया। उसके बाद वापस आकर नहाई। नहाने के बाद फिर वो घर के बाहर निकली और घर के पास के दुकानदार बबलू सिंह और बराबर में परचून की दुकान वाले फौजी को चिल्ला चिल्ला कर बताया कि बदमाशों ने कोमल को गोली मार दी है। और इन लोगों के आते ही वो बार बार बेहोश होने का नाटक करती रही ताकि कोई उससे पूछताछ न करे। पुलिस को उसने आगे भी बताया कि वो घर पर सिर्फ पढ़ती थी, कोई काम नहीं करती थी और काम न करने का आलम यह था कि उसके बेटे को अपने लिए खुद ही चाय बनानी पड़ती थी और बेटा भी मेरा इकलौता था। ये भी माँ बाप की इकलौती लड़की थी, बेटा भी मेरा इकलौता था। मैं उसकी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। पैसे की कोई इन लोगों के पास ऐसी कमी नहीं थी क्योंकि ससुर जो नरेंद्र सिंह थे वो सरसों के तेल के बड़े कारोबारी हैं। उनके शहर में 2 मकान हैं। एक ये मोहल्ला गंगानगर में है जहां ये हत्याकांड हुआ, दूसरा खाद गुजर चौराहे पर है, जबकि पुराना मकान गांव मीरपुर बलदाना में है। अमित ने बीएड किया था और अभी हाल शादी के 1 साल बाद यानी अभी 4-6 महीने पहले वो पिता के कारोबार में हाथ बटाना उसने शुरू किया था। नरेंद्र का बड़ा बेटा यानी अमित का बड़ा भाई अरुण
8 साल से न्यूजीलैंड में है। उसकी पत्नी अंकुर भी उसके साथ वहीं पर काम करती है। उसका बड़ा भारी कारों का वर्कशॉप है और वो पत्नी और पति पत्नी दोनों मिलके अच्छे से न्यूजीलैंड में रह रहे थे। बातचीत में फिर जब वो बाद में आए, पुलिस ने उनसे भी पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि उनकी माँ बार बार यही कहती थी कि अमित को भी अपने साथ न्यूजीलैंड में बुला लो, उसे वापस मत आने देना, वहीं पर उसकी शादी कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, बस सिर्फ मैं ये चाहती हूँ कि बहू से पीछा छूट जाए। एसपी आदित्य लांगे ने बताया कि राधिका की निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल किया गया 315 बोर का तमंचा, एक खोखा कारतूस 315 बोर घर में जो शौचालय बना है उसके गटर से बरामद किया गया है। ससुर, सास और पति तीनों को अरेस्ट कर लिया है। तीनों पर दहेज हत्या की एफआईआर दर्ज करके उन्हें जेल भेज दिया गया। आज की घटना, महिला वो भी बुजुर्ग, तमंचा यानी कट्टा उसके पास, परफेक्ट फायर, सही निशाना भी माथे पर बीचों बीच, भेजा बाहर, फिर तमंचा गटर में और सारा सामान घर का तितर बितर, गहनों के डिब्बे खाली। उसके बाद फिर नहाना, फिर बाहर निकलकर जोर जोर से चिल्लाना, जोर जोर से रोना, अपने आप को पीटना, बेहोश होकर बार बार गिर जाना, अस्पताल में भर्ती हो जाना, सलाइन वाटर का अस्पताल में चढ़ना। यह सीक्वेंस किसी थ्रिलर मूवी का नहीं है, यह हकीकत है और क्राइम सीन रिक्रिएशन के वक्त का है। डेडली कॉम्बिनेशन ये कि कट्टा लगाकर घूमने वाली और कट्टे से फायर करके महिला को मारने वाली जो महिला थी राधिका, वो सास थी, और जो बेचारी महिला जिसकी मृत्यु हुई वो बहू थी। ये सीन आपको, ये जो सोप ओपेरा था आपका, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, ये सीन उसमें भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, किसी ने नहीं देखा होगा। पर हाथरस के गजरौला जैसे कस्बे के ग्रामीण क्षेत्र के एक गांव में, गांव क्या कस्बा ही अपने आप में वो बड़ा विकसित सा है, और उसी कस्बे में, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की बात नहीं है, कस्बे में, वहां पर यह घटना हुई। सीसीटीवी में अगर कट्टा लेकर घूमती हुई वो न दिखाई पड़ती, वो का मतलब राधिका यानी मृतका की सास, न खोजते हुए न लेके चलते हुए, घटना के एक दिन पहले की फुटेज में अगर वो न दिखाई दी होती तो इलाके की पुलिस आसपास के सारे हिस्ट्री शीटर्स को पीट पीट कर रुई का गद्दा बना देती, पीट पीट कर। और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बड़ी सी होती, काला कपड़ा मुंह में बांधे हुए ये सभी जो पीट के गद्दा बनाए गए थे वो पीछे खड़े होते और विस्तार से बता रहे होते पूरी प्रेस को कि कैसे सीढ़ी लगाई, कैसे छत पे गए, कैसे नीचे उतरे, कैसे कमरे में सामान बटोरना शुरू किया, कैसे उसकी नींद खुल गई और फिर सटा के गोली मार दी। ये पूरी बात वो वहां पर बताते। आपने देखा होगा कि जब भी ये अपराधी काले कपड़े से मुंह ढके हुए किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनके सामने पुलिस वाले अधिकारी, एसपी सिटी, एएसपी, एसएसपी, डीआईजी जो बैठे रहते हैं, उनके पीछे ये खड़े होते हैं और इनके भी पीछे सादे वाले पुलिसकर्मी खड़े होते हैं। वर्दी वाले आपको बहुत रेयर मिलेंगे या किसी अनाड़ी पुलिस वाले की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिलेंगे। सादी वर्दी में पीछे खड़े होते हैं, एकदम सट के खड़े होते हैं, और अगर उनके रटे रटाए बयान में कोई बात वो भूल रहे हों या प्रेस वालों के किसी सवाल का जवाब दाएं बाएं कर रहे हों तो वो कान में उसका सही जवाब बता देते हैं, ताकि प्रेस के सामने
कोई किरकिरी न हो। आप अब से देखिएगा, नेट पर सर्च करिएगा, तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस हर दिन हर जिले में 10-20 प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं। उनकी फोटोग्राफ देखिए या वीडियोग्राफ देखिए, उसको बारीकी से, अगर वो इस तरह से खोले गए हैं फर्जी वाले, और अगर सही है तो सही है, चाहे जितने सवाल पूछे, पीछे आपको लोग खड़े हुए भी नहीं मिलेंगे, ये सादे वाले पुलिस वाले, सामान्य सी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और पूछने के लिए कुछ बहुत सवाल भी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं रह जाते, जिनका खुलासा यानी जिनका अनावरण बिल्कुल सही सही होता है। देखिए, समाज में किसी भी सास को अपने मन माफिक 100% मन माफिक बहू नहीं मिलती, और किसी बहू को मन माफिक सास नहीं मिलती जो उसके हिसाब से 100% वही हो जैसा उसने सोच रखा है। एक दूसरे की शिकायत हमेशा होती है। 95% केसेस में बहू सास की शिकायत और सास बहू की शिकायत, कहीं कहीं सिर्फ ये अपनी सर्किल में ये शिकायत होती है और कहीं कहीं सार्वजनिक रूप से ये शिकायत करते हुए मिलेंगे, लेकिन फॉर्मेट उसका एक ही है। देर से सो के उठती है, चाय बना के नहीं देती, जवाब दे देती है, खाना बनाना नहीं जानती, घर से बिल्कुल दलिद्र है, ये कुछ नहीं लेके आई थी। और बहू का भी सेम फॉर्मेट है, हर बात पे चिल्लाती हैं, छोटी छोटी बात पे नाराज होती हैं, धमकी देती हैं, और थोड़ा आगे बढ़ेंगी कि अपने लड़के से कह के डटवाती हैं, या अपने इनका लड़का हमारी सास के कब्जे में है और वो अपने से न कुछ कह पाता है न सोच पाता है। लगभग इसी फॉर्मेट में सारी शिकायतें होती हैं। लेकिन मैंने कमर में कट्टा खोंसकर बहू के माथे पर गोली मारने वाली सास के बारे में इससे पहले नहीं सुना था। बड़ा रेयर ऐसा है, और भगवान ही बचाए ऐसी सास से। बहू को भी शायद ये अंदाजा नहीं होगा कि मेरी सास इस तरह भी कर सकती है, वरना वो पहले ही मायके चले जाती, पढ़ाई वहीं करती, वीज़ा पासपोर्ट वहीं बन जाता, जब जाना होता तो वहीं से चली जाती, पति को जाना होता पति भी वहीं आ जाता। इसलिए उसे ये अंदाजा नहीं था। गजरौला के रहने वाले हमारे जो सुधी श्रोता हैं, सिर्फ वही ये बता सकते हैं कि इस घटना के बाद से ज़्यादातर बहुएं मायके चली गई होंगी, ऐसा मेरा अनुमान है। क्योंकि इलाके में शायद पहली बार सास की ऐसी नई वैरायटी सामने आई होगी जो कमर में कट्टा खोसे हुए बहू के माथे पर ठीक बीचों बीच गोली मार देती है। घबरा गई होंगी बहुएं, मायके चली गई होंगी। तो गजरौला और उसके आसपास के हमारे कुछ सुधी श्रोता हमारे गजरौला के हैं, आप उनके कमेंट्स देखते होंगे, वो जरा सा इसका पता कर दें कि ऐसा हुआ था क्या कि घटना के तुरंत बाद ज़्यादातर बहुएं अपने मायके चली गई थी, वहाँ उस कस्बे में आसपास की। तो इसलिए ये तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर वैरायटी की सास है। लेकिन फिर भी अगर बहुओं को या सास को बहू के बारे में इस तरह कुछ पता लगे कि इसका आपराधिक दिमाग भी है, तो बेहतर यही है अपने मायके चली जाएं, बहुएं अपने मायके चली जाएं। सास को चाहिए चुपचाप जो उनका काम है अपना काम, भजन करें, इबादत करें, जो भी करें, कहीं दखल न दें। जान है तो जहान है। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।